बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नोमान अख्तर, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये जो टॉपिक है जी, ये बेसिकली हम अर्शिमिदिस प्रिंसिपल की बेस पे ही इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को। और फिर हम अर्शिमिदिस प्रिंसिपल की या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की जो कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से क्या मुराद है। आपके पास लिखा है कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आम तौर पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर जो तैरती है, तो उसके तैरने की वजह क्या होती है। आप देखें, आपके सामने ये लिखा है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो होती है डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड, वो उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है, उसको अपनी जगह से हटाती है, हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ऐसा हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर तैर रही है, फ्लोट कर रही है, उसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो जब बराबर होता है उस पानी के, उस लिक्विड के वेट के जितना वो घेर रही थी। यानी फॉर एग्जांपल आप देखें, एक बोट को ले लें, तो अब बोट जो है उसका जो वेट है वो आपने ये देखना है कि उसके अंडर जो वाटर है उसका वेट उसके बराबर है, तो फिर तो वो फ्लोट करेगी। अगर उसका वेट यानी कि बोट का वेट जो है वो उस वाटर के, उस लिक्विड के वेट से जो कि उसने घेर रखा है उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो वो ऑब्जेक्ट है जी वो सिंक कर जाएगी, यानी डूब जाएगी, फिर वो नहीं तैर सकती। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोटेशन का एक प्रिंसिपल है कि अगर वेट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है ना ये इक्वल हो या लेस हो उस वाटर के, उस लिक्विड के जिसके ऊपर के उसको अभी तैरना है, उसके अंडर जो वाटर आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि वो फ्लोट करती है। अगर उससे ग्रेटर वेट हो जाए उसका, तो फिर जो है वो सिंक कर जाएगी। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट जी हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अर्शिमिदस प्रिंसिपल। तो फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अर्शिमिदस प्रिंसिपल। इसमें हम 4 एप्लीकेशन को अभी देखेंगे। नंबर 1 आपके पास लिखा है हॉट एयर बैलून। Hot air balloons rise and float in mid-air is because of the density of the hot air balloon is less than the surrounding air। अच्छा, इसमें आपने एक और बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जब हम बात कर रहे होते हैं फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड से यहाँ पे मुराद सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे गैसेस का केस भी आएगा। जिस तरह फर्स्ट एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर का केस है। तो ये कह रहा है कि कुछ हमारे पास इस तरह के बैलून्स होते हैं जो कि जिनके अंदर हॉट एयर फिल की जाती है, गर्म हवा जिनके अंदर फिल की जाती है। राइज का मतलब होता है बुलंद होना, एंड फ्लोट इन मिड एयर इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर बैलून इज लेस देन द सराउंडिंग एयर। आप जानते हैं कि जब भी, आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो गर्म हवा होती है जी, ये ठंडी हवा की निस्बत ना हल्की होती है। यही वजह है कि जो हमारे पास जितने भी ये तूफान आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह, इनकी भी यही रीज़न होती है कि गर्म हवा चूँकि ठंडी होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर को उठती है। ठीक है जी। जबकि जो ठंडी हवा है, मतलब जिसके अंदर वाटर वेपर्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो भारी होती है, उसकी डेंसिटी हाई होती है, तो वो उस जगह को फिल करने के लिए तो हवा इस तरह साइक्लोन, उसका एक सर्कल बनता है, एक भंवर बन जाता है उसका। तो यही वजह होती है मेन के जो आपके पास हॉट एयर है उसकी डेंसिटी लेस होती है। तो अगर हॉट एयर की डेंसिटी लेस है और आपने बैलून के अंदर हॉट एयर डाली हुई है, तो ज़ाहिर है उसकी डेंसिटी जब लेस होगी सराउंडिंग एयर से, तो फिर वो ऊपर को उठेगी। ठीक है जी। यानी एयर बैलून जो है वो आपका हॉट एयर बैलून वो राइज करेगा, फ्लोट करेगा मिड एयर के अंदर। यानी आम तौर पे ना आप एक और चीज़ ये भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ बैलून्स जो हैं वो आप जैसे ही छोड़ते हैं उनको एयर के दरमियान, तो वो ऊपर को उठ रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आम तौर पे उनके अंदर हम हाइड्रोजन या हीलियम, जो कि कंपैरेटिवली कुछ हल्की गैसेज हैं, वो हमने फिल की ही होती हैं। तो यही वजह है कि उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो फिर ऊपर की जानिब जो है ना वो राइज़ करती हैं। तो मेन रीज़न यहाँ पे हॉट एयर बैलून का ऊपर की जानिब मूव करने की यही है कि चूँकि डेंसिटी ऑफ हॉट एयर जो है ना वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग एयर। नेक्स्ट जी, सेकंड आपके पास एप्लीकेशन लिखी है वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ये वही प्रिंसिपल है जी जिसकी बेस पे आप देखते हैं बहुत सारे शिप्स या बोट्स जो है ना वो इसको हम आगे भी वैसे डिस्कस करते हैं, लेकिन आम तौर पे ना ये वुडन ब्लॉक है। यहाँ पे तो आपने ज़ाहिर है एक जस्ट ब्लॉक को कंसिडर आप कर रहे हैं। वैसे जितना भी केस है आप सारे जानते हैं कि वो लकड़ी का जितना भी मटेरियल होता है, कोई भी आप लकड़ी ले लें, तो वो पानी के अंदर तैरना शुरू कर देती। तो उसकी रीज़न को हम डिस्कस करते हैं।
लिखा है कि a wooden block floats on the water. It is because the weight of an equal volume of the water is greater than the weight of the block. मतलब कि जो ब्लॉक आपने वाटर के अंदर छोड़ा है तो वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। उसकी रीज़न उसने ये बताई है कि वेट जो है, कह रहा है कि द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यानी कि जितना उस ब्लॉक ने जगह घेरी है ना, ठीक है, उसके अंडर जो उसके वॉल्यूम के बराबर जो उसका वेट बनता है वो ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, वो ब्लॉक के वेट से ज़्यादा होता है। ब्लॉक का वेट उसकी निस्बत कम होता है। जिस तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अंदर बात की कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो जब इक्वल हो या उससे लेस हो उस वाटर की जिसके ऊपर वो तैरना चाह रहा है, तो फिर वो जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो एक आपके पास वुडन ब्लॉक होता है वो भी वाटर के ऊपर जो है ना वो फ्लोट करता है, क्योंकि उसका वेट इस टाइम पे कम होगा उस वाटर की निस्बत जो वाटर उसके अंडर आ रहा है उसकी इक्वल वॉल्यूम के हिसाब से। अगर हम वाटर का वेट बात करें तो वो आपके पास उसका वेट ज़्यादा होगा और जो वुडन ब्लॉक है उसका वेट कम होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास लिखा है शिप्स or boats. Ships and boats are designed on the same principle of flotation. It would sink in the water if its weight, including the weight of the passengers and goods, becomes greater than the upthrust of the water. यानी जो हमें अर्शमीदस प्रिंसिपल ने बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो उछाल की फोर्स है, उसका यहाँ पे उसने जिक्र किया है कि जितनी भी शिप्स या बोट्स हैं उनको जो डिज़ाइन किया जाता है वो फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पे किया जाता है। यानी कि इट वुड सिंक, ये डूब जाएंगे इन द वाटर इफ इट्स वेट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द पैसेंजर्स एंड गुड्स बिकम ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। यानी कि आप देखें, एक बोट है, एक कश्ती है, वो पानी के ऊपर तैर रही थी और ज़ाहिर है जब पानी के ऊपर तैर रही है तो उस बोट का वेट जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट नीचे से पानी की तरफ से उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट लग रही थी, जिसको हमने अर्शिमिदस प्रिंसिपल में देखा था कि ये जो उछाल की फोर्स है जो वाटर की वजह से बोट के ऊपर लग रही है। तो वो ये बात कर रहा है कि इसको भी जब हम डिज़ाइन करते हैं इस बोट को, तो इसमें भी हम इतनी गुंजाइश रखते हैं कि इसमें कुछ पैसेंजर्स भी बैठ सकें और कुछ उनका सामान भी साथ में रखा जा सके। तो उन पैसेंजर्स और उस सामान का जितना भी वेट है इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द बोट, ये सारा अगर ग्रेटर हो जाए आपके पास उसके अंडर जो वाटर आ रहा था, यानी कि जो उस पर अप थ्रस्ट फोर्स लग रही थी उसको ओवरकम कर ले, तो फिर ज़ाहिर है वो सिंक कर जाएगी, वो डूब जाएगी। इसी वजह से ना हर शिप की या हर बोट की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है कि वो अपने साथ कितना सामान लेके जा सकती है या कितने अफराद उसके साथ जो है ना वो जा सकते हैं। तो क्योंकि हम वहाँ पे बेसिकली मकसद हमारा ये होता है कि हमने जो वेट है बोट का इंक्लूडिंग द पैसेंजर्स एंड गुड्स, उसको हमने ये चेक करना होता है कि वो हमेशा लेस रहे या इक्वल रहे उसके अंडर वाटर जो आ रहा है उसका जो वॉल्यूम है उस वाटर का उस उसके वॉल्यूम की जो टोटल जो उसका वेट बन रहा है जी उसकी निस्बत। नेक्स्ट जी आपके पास एप्लीकेशन नंबर 4 है सबमेरीन। लिखा है अ सबमेरीन कैन ट्रेवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन। आप देखिए बाज़ दफ़ा आपने कुछ बहरी जहाज़ों को इस तरह से देखा होगा जी कि वो उनके कुछ फ्लोर होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक आपके पास बहरी जहाज़ था, उसके फ्लोट्स जो हैं सारी बिल्डिंग्स की जो तादाद है, फ्लोर्स की तादाद जो है वो 7-8 है। तो उसमें से ना आप देखते हैं कि कुछ 2-3-4 जो है ना वो पानी के अंदर होते हैं और कुछ जो है वो उससे बाहर आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो इसमें क्या कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, कुछ फ्लोर्स जो हैं वो अंडर वाटर रहें। तो कह रहा है कि ये भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे बेस करता है। इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ टैंक्स विच कैन बी फिल्ड विद एंड एम्प्टीड फ्रॉम द सी वाटर। यानी कह रहा है कि ये जो सब मेरीन होता है जी इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ होता है टैंक्स का, जिनको फिल भी किया जा सकता है ओशन वाटर से, सी वाटर से, और उनको खाली भी किया जा सकता है। तो व्हेन दीज टैंक्स आर फिल्ड विद द सी वाटर, जब आप उन टैंक्स को फिल कर दें तो ज़ाहिर सी बात है कि वेट ऑफ सबमरीन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। द वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेज एज सून एज इट्स वेट बिकम ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट, इट डाइव्स इनटू द वाटर एंड रिमेन्स अंडर वाटर। यानी जैसे जैसे आप उसका वेट टैंक भरते जा रहे हैं पानी से तो ज़ाहिर है उसका वेट इंक्रीज़ करता जा रहा है। जैसे जैसे उसका वेट इंक्रीज़ करेगा तो उसका वेट इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर अप थ्रस्ट की फोर्स को ओवरकम करना शुरू कर देगा और डाइव्स का मतलब यहाँ पे डूबना शुरू हो जाता है वाटर के अंदर और फिर अंडर वाटर जो है ना वो मूव करेगा। बट जब आप चाहते हैं कि उसके सारे के सारे फ्लोज जो है ना वो आप वाटर की सरफेस पे ले आएँ, तो टू कम अप ऑन द सरफेस द टैंक्स आर मेड एम्प्टी फ्रॉम द सी वाटर। तो फिर आप उन टैंक्स को खाली करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उसका वेट कम होगा तो वो फिर
उसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स जो है ना वो ज़्यादा होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, और वो बाहर आना शुरू हो जाएगा जी। और हम देखेंगे कि वो ओशन के बिल्कुल फ्लोर पे, ओशन के जो एक उसकी आउटर सरफेस है जी उसके ऊपर आ जाता है। तो ये बेसिकली कुछ फ्लूइड्स का हमने वो केस देखा जिसमें हमने बात की कि कोई बॉडी जो तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, तो उसकी मेन रीज़न क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और कहाँ कहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, यानी इसकी एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा जी। थैंक्स यू, अल्लाह हाफिज़।